चलिए, पिछले क्लास में डीएस का जो इंट्रो होता है वो हम समझाए हुए थे। अब उसका कुछ क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आने वाला एग्जाम है सीजीएल को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को फ्रेम किए हैं। अब ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और ये समझना है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सिंपल है कि पिछले क्लास में हम बताए हुए थे कि कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में आपको दो डाटा दिया रहेगा, 1 और 2। तो 1 और 2 में आपको ये निर्धारित करना है पहले कि ये पहला से बना करके देखेंगे कि इससे आंसर निकलता है या नहीं निकलता है, सेकंड से देखेंगे कि आंसर निकलता है या नहीं निकलता। दोनों में से अगर किसी एक से आंसर निकल जाएगा तो फिर आगे कोई भी चीज़ का चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक से भी आंसर निकल जाएगा या 2 से निकलेगा, आंसर हम टिक आउट कर देंगे। डीएस का जो मेन इंट्रो है वो यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि जैसे कि 5 क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो 5 अलग अलग चैप्टर से पूछेगा, 2 चैप्टर कभी भी नहीं रहेगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो वो थोड़ा बड़ा रहेगा साइज में, या पजल का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अलावा किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा वो ईजी रहेगा। तो हम पिछले भी क्लास में बोले हुए थे, जब तक सारे चैप्टर पे कमांड नहीं होगा डीएस बनाना आसान नहीं। वैसे डीएस का क्वेश्चन होता है एकदम ईजी। अब जैसे ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये निकालना है कि एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या है। अब जैसे सबसे पहला डाटा दिया गया है उसमें एक फिगर बनाएंगे। टोटल आदमी की संख्या है 6, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। अब इसमें दिया हुआ है कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है और डी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। तो अब देखेंगे केंद्र तो ये बीच में होता है, सिंपल है। जब केंद्र की ओर होगा तो ये इसका अंदर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ जाएगा तो हम मान लेते हैं कि डी को यहाँ पे डालें। तब इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा वो हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्लास में बताए हुए थे कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि घड़ी की दिशा में जब भी चलेंगे तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी जो चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज जो होगा वो लेफ्ट होगा जब फेस किधर रहेगा, सेंटर की तरफ। ये याद रखेंगे कि सब जब फेस सेंटर की तरफ रहेगा तो क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो हो जाएगा राइट। लेकिन जैसे ही सेंटर के बाहर की तरफ मुंह रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लॉकवाइज जो हो जाएगा वो राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो लेफ्ट होगा। अब इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है कि कुछ का मुंह अंदर है और कुछ का मुंह बाहर है, तो वो अंदर बाहर के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, अपने मन से नहीं डालेंगे कि इसका मुंह अंदर की ओर है, ए का मुंह अंदर है, बी का मुंह बाहर है। ये अपने मन से नहीं डालेंगे जब तक कि क्वेश्चन में फिक्स नहीं रहेगा। अब जैसे ये तो डी का मुंह तो दे दिया कि अंदर की ओर है, और डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ठीक। तो 1 और 2 यहाँ पे सी को डाल, हो गया, सिंपल है। अब आगे दिया हुआ है कि ये डी का मुंह केंद्र की ओर है, ये भी लिख दिए। अब आगे दिया हुआ है कि एफ जो है वो निकटतम पड़ोसी है ए और डी दोनों का, यही है। अब देखेंगे कि डी तो फिक्स है कि डी यहाँ पे है। अब हमको ये देना है कि ए और डी दोनों का पड़ोसी कौन है, एफ। एफ है तो हमको एफ को प्रायोरिटी देना है। तो हम देखेंगे कि अगर हम एफ को यहाँ पे डालेंगे तो सी यहाँ पे है, तो यहाँ तो सी है। तो ये एफ को अगर हम यहाँ डालते हैं और ए को यहाँ पे डालें, तो जब हम ये दोनों को डालेंगे तो एफ ए और डी दोनों का पड़ोसी हो गया, जो कि क्वेश्चन में कहा भी रहा। अब ए और एफ का जो है वो फेस किधर है हमको नहीं मालूम। अब आगे देखेंगे कि दिया हुआ है यहाँ पे कि बी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, और दिया हुआ है कि बी जो है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं। तो 2 ही तो बचा हुआ है, तो बी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है, तो बी तो यहां डाल देंगे। अब जब बी यहां पे डालेंगे तो एक जो बचा वो यहां पे जाएगा। अब लेकिन आगे दिया हुआ है कि बी के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ, तो दोनों का पोजीशन फिक्स हो गया कि कहां बैठा है। अब केवल हमको ये फेस
फिक्स करना है वो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि ये तो दूसरा स्थान पर है, अगर हम इसका सेंटर की तरफ डालेंगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको राइट करना है, तो इसका मुंह किधर जाएगा, बाहर। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि एफ का मुंह जो है वो बी के विपरीत दिशा की ओर है। तो अगर एफ बी बाहर की तरफ है तो एफ अंदर की तरफ, ये फिक्स हो गया। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या। तो एफ तो दिया हुआ है कि अंदर की तरफ है, तो बाएं तीसरे स्थान पर सी है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेरा आंसर निकल चुका है। तो जब आंसर निकल गया तो इसका मतलब पहला जो ये दिया हुआ है वो क्या हो गया, सही हो गया। अब इसी तरीका से हम सेकंड को भी चेक करेंगे। अब जैसे सेकंड को चेक करेंगे, सेकेंड में भी सेम तरीका से बनाएंगे। तो सेकेंड में पहला में दिया हुआ कि डी और ई के बीच में जो है वो दो व्यक्ति है और डी और ई का मुंह ब्रिज के केंद्र की ओर है। तो देखेंगे जब भी 6 आदमी हम देंगे, अगर हम डी को यहाँ पे डालते हैं तो 1 2 और ई यहाँ पे आ गए। तो जब डी और ई के बीच में है तो इधर भी 2 आदमी हो गया, दोनों तरफ 2 2 आदमी है। अब दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, ये भी फिक्स हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे ई निकटतम पड़ोसी सी और ए दोनों का है। तो जब ई के बारे में दिया हुआ है कि सी और ए दोनों का पड़ोसी है, तो सी और ए या तो यहाँ पे होगा या नहीं तो सी और ए यहाँ। ये दोनों भी आइदर में ही है, अभी कोई भी फिक्स नहीं है। अब आगे दिया हुआ है कि एफ का मुंह उधर है, उस ओर है जिधर डी का मुंह है। तो मतलब डी का अगर अंदर की ओर है तो एफ का भी अंदर की ओर होगा, ये तो फिक्स है। अब आगे दिया हुआ है कि डी निकटतम पड़ोसी है बी और एफ दोनों का। तो डी के बारे में दिया हुआ है कि बी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो देखेंगे कि डी के दोनों बगल वाला खाली है, तो या तो बी या एफ यहाँ पे हो जाएगा या नहीं तो बी या एफ यहाँ पे, ठीक है। अब दिया हुआ है कि एफ जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम एक चीज ये देखेंगे पूरे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में कि अगर हम एफ को यहां रखेंगे तो सी यहां नहीं आएगा, और अगर हम एफ को यहां रखेंगे तो यहां सी नहीं आएगा। लेकिन फिक्स है ही नहीं कि एफ को हम कहां रखेंगे, तो एफ को दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, सी भी दोनों में से कहीं भी जा सकता है, कोई भी फिक्स नहीं निकला। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या हमको जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, वो फिक्स रूप से निकला नहीं निकला। तो इसका मतलब सेकेंड के डाटा से आंसर नहीं निकला। जब सेकेंड के डाटा से आंसर नहीं निकला और एक डाटा से आंसर निकला है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब जब ये 1 आंसर आ गया तो क्या हमको इस दोनों को मर्ज करने का कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, केवल एक आंसर। अब किसी को समझने में दिक्कत, हाँ, जब मर्ज उस समय में करेंगे जबकि पहला से भी नहीं आएगा और दूसरा से भी नहीं, जब दोनों में से किसी से भी नहीं आएगा उसी समय में मर्ज करें। तो जैसे ही देखेंगे कि डीएस का क्वेश्चन था थोड़ा लंबा था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि डाटा दिया 1 और 2 तो वो बनाना आसान हो गया, वो बनेगा। क्योंकि ये बेसिक, कोई भी चैप्टर का बेसिक ही पूछेगा, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट रहे, पजल रहे, रैंकिंग रहे, डायरेक्शन रहे, ब्लड रिलेशन रहे, वो बेसिक क्वेश्चन ही डालेगा डीएस। किसी को समझने में प्रॉब्लम बन जाएगा। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए बना करके, 2 मिनट का टाइम है।
चलिए देखेंगे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर जो है वो आया है सेकेंड से, लेकिन एक कोई नहीं दिए हैं दोनों से। अब देखेंगे कि जैसे पहला सम बना के देखेंगे तो पहला में दिया हुआ है कि जी को ए के दाएं दूसरे स्थान पर रखेंगे। हम पहले भी बोले हुए थे जिस समय में सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास लिए हुए थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा, जो उत्तर की तरफ फेस है या दक्षिण की तरफ फेस है, तो हम क्या मानेंगे इस सबका उत्तर की तरफ फेस। तो इसमें देखेंगे कि जी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ए को डालेंगे ए के दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे जी। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि दिया हुआ है कि ई जो है वो जी के दाई बगल में है, तो जी के दाई बगल में कौन जाएगा, ये तो हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि आर और जी के बीच में कितने आदमी का फर्क है, 2 अक्षर है। तो अब देखेंगे कि इस तरफ डालेंगे अगर हम 2 तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गया अल्फाबेट, इसका मतलब ये यहाँ पे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आर को डाल। अब एक अल्फाबेट बचा, कौन सा अल्फाबेट बचा, तो एन, तो यहाँ पे एन। हमको ये पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन रहेगा, तो निकल गया, क्या निकला, एन। तो मतलब कि पहला डाटा से भी आंसर आया। अब सेकेंड डाटा में देखेंगे कि दिया हुआ है कि एन जो है वो ए और जी के बीच में है, तो एन तो डालेंगे लेकिन या तो ए या जी यहाँ पे जाएगा या नहीं तो ए या जी यहाँ पे जाएगा, यही होगा। अब आगे दिया हुआ है कि ना तो ए और ना ही जी जो है वो अंतिम छोर पे है, मतलब दोनों के बगल में कोई कोई एक बैठेगा, 2 तो खाली है ही, तो या तो आर या ई यहाँ पे आएगा या आर या ई यहाँ पे आएगा। अब देखेंगे हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भी तीसरे स्थान पर कौन रखा जाए, तो ये निकल गया कि तीसरे स्थान पे फिक्स कौन सा है, इससे भी वही सेम आंसर आया। इसका मतलब आंसर हो जाएगा कि 1 से भी आंसर आएगा और 2 से भी आंसर आएगा। बस इसी तरीका से एकदम सिंपल सोचना है, ज्यादा नहीं सोचेंगे। डीएस 5 का 5 सही होगा, रीजनिंग में, मैथ में भी 5 का 5 सही है। समझ में आया, किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये पजल का क्वेश्चन है, देखिए इसको ट्राई करके देखिए।
फिर क्या है, 3 आया। देखेंगे इसमें 3 दिया गया है, 1 2 और 3। सबसे पहले अलग अलग सबसे निकाल के देखेंगे। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले डाटा 1 से तो दिया हुआ है कि जिन मंजिल पर आर और क्यू रहता है उनके बीच में केवल 1 है। उसके बाद दिया हुआ है कि पी जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। तो सम मतलब 2 4 6 किसी पे भी रहेगा, आर और क्यू किसी पे भी रह सकता है। बीच में कितना का गैप होना चाहिए, 2 का। तो क्या इससे हमको ये मालूम चला कि सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहे? नहीं है, देखने से ही लग रहा है कि इसमें नहीं है। अब आगे दिया हुआ है कि टी, सेकेंड डाटा से चेक करेंगे हम कि टी सम संख्या वाले मंजिल पर नहीं रहता है। तो या तो 1 3 5 पे रहेगा, विषम संख्या वाले पे रहेगा। तो उसके बाद दिया हुआ है कि क्यू सम संख्या वाले पे रहता है और क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। तो ये डाटा पूरा जो पढ़े सेकेंड नंबर, उससे भी ये लग रहा है कि आंसर नहीं निकलेगा, इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरा में देखेंगे, दिया हुआ है कि एस विषम संख्या वाले मंजिल पे रहता है। तो एस या तो इस पे रहेगा 1 पे या 3 पे या 5 पे, तीनों में से कहीं भी रहेगा। अब आगे दिया हुआ है कि जिन मंजिल पर एस और पी रहते हैं उन मंजिल के बीच में 2 मंजिल है। हम मान लेते हैं कि एस अगर 1 पे हम रखें तो एस और पी के बीच में 2 मंजिल रहेगा। तो 1 2 पी। यहाँ दूसरा ये निकलता है कि अगर हम एस को तीसरा पे रखते हैं तो एस और पी के बीच में 2 मंजिल रहेगा, तो पी चला जाएगा सबसे ऊपर। अगर हम एस को 5 नंबर पे रखते हैं तो 1 2 पी आ जाएगा 2 नंबर। तीनों कंडीशन अभी चलेगा एक साथ। अब आगे दिया हुआ है कि टी जो है वो आर से एकदम ऊपर वाले मंजिल पे रहता है। तो मतलब हो गया कि आर और टी क्या होगा, एक साथ रहेगा, तीनों एक साथ रहेगा। तो अब हम आर टी या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं तो गलत होगा, नहीं होगा। आर टी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं तो गलत होगा, नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे संभावना ही बन रहे हैं। इसीलिए क्या तीन में ये फिक्स हो रहा है कि 3 से आंसर निकलेगा, अकेला नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये 3 समाप्त हो। अब क्या करेंगे, डाटा को मर्ज करना शुरू करें। जब डाटा को मर्ज करेंगे तो पहले किसको करेंगे, देखेंगे पहले मर्ज करेंगे 1 और 2 को। तो 1 और 2 को मर्ज करके देखेंगे दोनों डाटा को। तो 1 2 3 4 5 6 तक होगा। अब देखेंगे कि पहला मंजिल में दिया हुआ है कि जिन मंजिल पे आर और क्यू रहता है उसके बीच में 1 है। तो देखेंगे कि आर और क्यू को कहाँ पे डालेंगे। तो सेकेंड में ये दिया हुआ है कि क्यू जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है और क्यू सबसे ऊपर में नहीं रहता है। तो क्यू के जाने की संभावना 2 जगह, एक जो जाएगा वो 4 पे और दूसरा में जाएगा 2 पे। है। अब पहला लाइन में ये कह रहा है कि आर और क्यू के बीच में 1 मंजिल है। अगर हम क्यू को यहां डालेंगे 4 नंबर पे तो या तो आर 6 पे भी जाएगा या नहीं तो दूसरा कंडीशन बनता है कि आर 2 पे भी जाएगा। लेकिन हम सेकेंड वाला में देखेंगे कि क्यू को अगर 2 पे रखते हैं तो आर किस पे जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि पी जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पे रहता है। तो लेफ्ट वाले फिगर में हम देखेंगे कि पी कहां कहां जा सकता है। तो पी के लिए जाने का स्थान है। अब राइट वाले में देखेंगे कि 2 कंडीशन बनता है कि एक आर होगा 6 पे, एक आर होगा 2 पे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर हम आर को अगर 6 पे देते हैं तो पी किस पे जाएगा, 2 पे। और अगर हम आर को 2 पे देते हैं तो पी जाएगा 6 पे। ये दोनों आइदर के कंडीशन में आ गया। अब आगे देखेंगे कि फर्स्ट वाला तो डाटा खत्म हो गया, सेकेंड वाला भी डाटा खत्म हो गया। क्या इससे हमको ये मालूम चला कि सबसे ऊपर में कौन रहता है, नहीं। अब इसी प्रकार से हम सेकेंड और थर्ड दोनों को मिला के देखेंगे कि 2 और 3 से आंसर निकलता है या नहीं निकलता। तो 2 और 3 में देखेंगे तो दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 है। 2 में देखेंगे कि टी दिया हुआ है कि सम संख्या वाले मंजिल पे नहीं रहेगा। तो टी किस पे रहेगा, विषम वाले पे। और टी के बारे में दिया हुआ है कि आर के एकदम ऊपर में रहता है। तो देखेंगे कि विषम में लेंगे तो 1 पे जाएगा टी, क्यों, क्योंकि आर के ऊपर जाएगा
तो टी पे जाएगा नहीं, तो एक टी जो होगा वो इस पे जाएगा, या तो 3 पे, या दूसरा कंडीशन होगा कि टी जाएगा 5। अब आगे दिया हुआ है कि टी जो होगा वो आर के मंजिल से एकदम ऊपर वाले मंजिल पे रहता है, तीसरा में दिया हुआ है। तो टी अगर इसमें 3 पे है तो 2 पे कौन जाएगा, आर, इसमें 4 पे जाएगा, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि दिया हुआ कि क्यू जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पे रहता है और क्यू सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो देखेंगे ये लाइन, तो आर तो फिक्स हो गया कि 2 पे है, क्यू 6 पे नहीं जाएगा, ये भी फिक्स है, तो क्यू किस पे जाएगा, 4 पे, तो इसमें यहां पे क्यू को 4 पे डाल। इसमें देखेंगे कि 4 पे कौन है, आर, तो क्यू किस पे जाएगा, 2 पे। अब आगे देखेंगे कि ये ऊपर वाले में सेकंड में कोई लाइन बचा हुआ है, नहीं है। थर्ड में देखेंगे दिया हुआ है कि एस जो है वो विषम संख्या वाले मंजिल पे रहता है, तो इसमें देखेंगे कि एस में कौन सा खाली है, तो 2 3 4 है, तो 1 और 5 क्या है, तो या तो एस इस पे होगा या नहीं तो एस इस पे होगा। इसमें भी वही सेम है कि एस इस पे होगा या नहीं तो 3 पे होगा, 1 या 3 पे। अब जिन मंजिल पर एस और पी रहते हैं उनके बीच में कितना का गैप है, 2 का। तो देखेंगे इसमें कि अगर एस को हम 1 पे देते हैं तो 1 2 यहाँ पे 4 पे क्यू है, तो 2 का तो गैप नहीं हुआ, तो इसका मतलब एस इस पे नहीं रहेगा, एस कहाँ जाएगा, 5 पे। तो देखेंगे अगर एस को 5 पे डालेंगे तो 1 2 यहाँ पे होगा, पी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आ रहा है पहले से, मतलब ये फिगर। इसमें देखेंगे कि अगर एस को 1 पे रखते हैं तो 1 2 यहाँ पे आर है, तो एस को किस पे रखेंगे, 3 पे, तो 2 का गैप होगा एस और पी में, तो आर और टी सबसे ऊपर पे क्या चला जाएगा, फिक्स हुआ आंसर कि सबसे ऊपर वाले मंजिल पे कौन आ गया, पी। तो इसका मतलब आंसर जो मेरा निकला 2 + 3। हम 1 और 2 को मर्ज किए, उसके बाद 2 और 3 को मर्ज किए, अब किसको मर्ज करेंगे, 1 और 3 अभी भी बचा हुआ है, तो उसके बाद 1 और 3 को भी मर्ज करके देखेंगे कि आंसर इससे आता है या नहीं आता। अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगर इससे भी फिगर बनाने के बाद आंसर निकलेगा तो आंसर इस टाइप से ऑप्शन में लिखा रहेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो ऐसे लिखा रहेगा 3, कॉमा दे देगा, उसके बाद देगा 2 और 1, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस तरीका से ऑप्शन में लिखा है, सिंपल है, पजल का क्वेश्चन था, इसी टाइप का पूछेगा। अभी आने वाला एग्जाम सीजीएल है, सीजीएल के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज किसी को समझने में दिक्कत, एकदम आराम से बता रहे हैं, आज के बाद फिर बोलिएगा नेक्स्ट क्लास में कि हम कुछ नहीं समझे। इसको देखिए 1 मिनट का समय है, इसको बनाने का देखिए तो कोशिश करके। ये भी वही है, इसमें भी 3 डाटा दिया गया है, इधर
चलिए बना। बना नहीं बना। चलिए फर्स्ट, दिया हुआ है कि हमको ये निकालना है, आंसर अरेंज करना है कि किस तरीका से अरेंज होगा। पहला ये दिया गया है कि ई को ए के दाएं चौथा स्थान पे रखेंगे, तो सबसे पहले ए को डालेंगे इसके दाएं चौथा स्थान पर, तो 1 2 3 चौथा स्थान पे कौन सा आएगा, ए। अब आगे दिया हुआ है कि एस को ए या ई के एकदम बाद नहीं रखेंगे, तो एस को ए और ई के एकदम बाद में नहीं रखेंगे तो एस यहां भी नहीं आएगा और इसके बाद में भी नहीं आएगा, तो एस को जाने का जगह या तो यहां या तो यहां कहीं भी जा सकता है। इतना ही डाटा दिया गया है 1 नंबर में, तो इससे ये वर्ड तो नहीं बना। अब सेकेंड दिया हुआ है कि आर को ई के एकदम आगे बाएं या दाएं दोनों में से कहीं भी रखा जाता है, तो आर को या तो दायां में या आर को लेफ्ट या राइट में कहीं भी लिखेंगे। अब आगे दिया हुआ है कि डब्लू को एस के एकदम आगे रखा जाता है, बायां या दायां कहीं भी, तो डब्लू को या तो एस के लेफ्ट में रखेंगे या नहीं तो राइट में रखेंगे, कहीं भी लिखेंगे। तो इससे भी तो और बाकी वर्ड दिया ही नहीं है जिससे कि ये आंसर जो है वो निकलेगा। अब तीसरा में देखेंगे, दिया हुआ है कि एन और डब्लू दोनों को एस के एकदम बाद रखा जाता है, तो एस के बाद में रखा जाता है किस किस को, एन और डब्लू। तो देखेंगे कि जैसे ये वर्ड है तो एस के बाद में अगर एन डब्ल्यू को लिखेंगे तो ये क्या आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये, लेकिन आगे ये दिया हुआ है कि शब्द आर से आरंभ नहीं होता है और ए को डब्ल्यू को एकदम बाद में नहीं लिख, ये भी नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे कि ये समाप्त हो गया, सिंगल सिंगल नहीं निकला। अब 1 और 2 दोनों के डाटा को मिलाएं, तो जब दोनों के डाटा को मिलाएंगे तो पहला में ये दिया हुआ है कि ए के दाएं 1 2 3 चौथा स्थान पे ई है। अब उसके बाद इसमें यह लिखा हो जाता है कि एस को जो है ए और ई के एकदम बाद में नहीं रखा। आगे देखेंगे कि सेकेंड डाटा को मिलाएंगे तो आर को ई के एकदम आगे या बाएं या दाएं में कहीं भी रखा जाता है, तो कहां पे रखेंगे, या तो आर ई होगा एक साथ या नहीं तो ई आर होगा, कोई भी एक साथ। तो हमको बनाना तो है आंसर, तो ई और आर को एक साथ रख, सिंपल है। अब एस को कहा जाता है कि ए के बाद में नहीं रखा जाएगा, तो एस को या तो यहां पे रखेंगे या नहीं तो यहां पे कहीं भी रखेंगे। तो दिया हुआ है कि सेकेंड में कि डब्लू को एस के एकदम आगे रखेंगे बाएं या दाएं, तो डब्लू और एस कहां होगा, एक साथ होगा, या तो लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। तो हमको तो निकालना है, आंसर निकालना है, तो एस के बाद हम क्या देंगे, डब्लू हम यहां पे दे सकते हैं और एक जो बच गया वो हम यहां देंगे, हो गया। मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 से आंसर निकल गया। इसी प्रकार से हम आगे फिर किस किस के डाटा को मर्ज करेंगे, 2 + 3, इसके बाद 1 + 3, इस दोनों को भी डाटा को मर्ज करके देखेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, बनेगा निकलेगा आंसर तो देंगे, नहीं निकलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो है वही पजल का ही क्वेश्चन है, इसको घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये भी सेम है, वही है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो किस चीज का है, कौन सा चैप्टर का, रैंकिंग का है। तो रैंकिंग में देखेंगे वही सेम है कि ऊपर में दिया हुआ है कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सुरेश और मोहन के बीच में कितना है। ये फिक्स कर दिया है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या
50। अब पहला में दिया हुआ है कि सुरेश जो है वो लेफ्ट से 12वें स्थान पे है, तो सुरेश यहां से लेफ्ट से 12वां स्थान पे सुरेश, ये फिक्स हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि मोहन जो है वो दाएं से 17वां स्थान है, इधर से 17 स्थान पे मोहन, निकल जाएगा सिंपल। जो भी आंसर आएगा 15, 20, 22 जो भी आएगा वो आंसर निकल जाएगा। तो मतलब पहला डाटा से आंसर निकल। अब सेकंड में देखेंगे, कह रहा है कि जयेश जो है वो बाएं से 20वां है, उससे सुरेश 6 स्थान दूर है। इस हमको किस किस के बीच में निकालना है? सुरेश और मोहन के बीच में। लेकिन इसमें देखेंगे कि सुरेश का तो जिक्र है, मोहन का जिक्र ही नहीं है। तो जब मोहन का जिक्र ही नहीं है तो सुरेश और मोहन के बीच में कितना आदमी है वो निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो तो देख करके लग रहा है, इसलिए ये गलत हो। आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल वही है। इसमें ये दिया हुआ है कि ठीक 4 सप्ताह पहले 24 तारीख थी, तो 4 सप्ताह पहले 24 तारीख थी, तो क्या इससे हमको ये पता चला कि आज कौन सा तारीख है? नहीं। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि महीना और वर्ष का हिसाब नहीं लेंगे। तो महीना, इससे पहले वाला महीना जो होगा वो या तो फरवरी भी हो सकता है, या मार्च भी, या अप्रैल भी। अगर तीनों महीना में से कोई भी महीना होगा तो आज का तारीख में अलग अलग तारीख निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये फरवरी जो होगा वो या तो 28 या 29 दिन का होगा, ये 31, ये 30। पिछला महीना अगर 28 दिन का होगा तो आज के तारीख में अंतर होगा। अगर पिछला महीना 31 दिन का होगा तो आज के तारीख में डिफर करेगा, और ये भी होगा। मतलब कि फिक्स नहीं निकलेगा कि आज कौन सा तारीख है। सिंपल है। ये हो गया पहला। जब सेकंड में दिया हुआ है कि दिनों की संख्या के हिसाब से पिछला महीना सबसे लंबा था, तो अब मान लीजिए कि पिछला महीना सबसे लंबा था, मतलब 31 दिन का महीना होगा। सिर्फ इतना ही हमको मालूम है कि पिछला महीना 31 दिन का था, तो क्या आज का तारीख निकलेगा? नहीं। अब ये दोनों के डाटा को मर्ज करेंगे। जब दोनों के डाटा को हम मर्ज करेंगे तो हमको ये मालूम चल गया कि पिछला महीना कितना दिन का था, 31। और ये भी मालूम चला गया कि 4 सप्ताह पहले कितना तारीख था, तो आज का तारीख तो निकल जाएगा। आज का तारीख क्या होगा? तो 24 दिन, हम कितना 24 तारीख से हम कितना दिन आगे करेंगे? 28 दिन। 28 दिन, तो 24 में पहले कितना तारीख आगे करेंगे? 7 दिन। तो जब 7 दिन आगे करेंगे तो कितना तारीख हो जाएगा? 31। मतलब वो महीना खत्म, पिछला महीना क्या हो गया? खत्म। अब फिर से नया महीना स्टार्ट होगा किस तारीख से? 1। हमारे पास दिन कितना बचा है? 21 दिन। तो आज का तारीख कितना हो गया? 21। हमको 4 सप्ताह पहले क्या मालूम है कि 24 तारीख है, तो पिछला सब महीना में कितना दिन हुआ? 24 और 7, 31 दिन। तो 1 सप्ताह पिछला महीना में समाप्त हो गया। अब कितना सप्ताह बता? 3। तो 3 सप्ताह मतलब 21 दिन, और आज का तारीख कितना हो गया? 21 हो गया। तो इससे ये निकला कि आज का तारीख, डाटा 1 और 2 दोनों को क्या किए? मर्ज किए। तो जब 1 और 2 दोनों को मर्ज किए, आंसर निकलेगा कि 1 और 2 दोनों को मिला करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त। ऐसे ही पूछेगा जितना भी अभी एग्जाम होगा ना, बैंक छोड़ करके, एसएससी, एमटीएस सब में पूछेगा। अब आगे देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है डीएस का, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? सबसे पहला ब्लड रिलेशनशिप। तो ये भी वही है कि कह रहा है कि पी का जे से क्या संबंध है, हमको रिलेशन निकालना है। तो देखिए 1 मिनट का समय है, निकाल के देखिए तो क्या निकलता है। देखेंगे इसमें यही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमको पी और जे के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहला में देखेंगे पी का जिक्र है, लेकिन इसमें जे का जिक्र कहीं भी नहीं है, तो रिलेशन तो फाइंड आउट नहीं होगा। सेकंड में देखेंगे कि पी का तो जिक्र है, लेकिन जे का इसमें भी नहीं है। अब दोनों को मिलाएंगे, मर्ज करेंगे 1 और 2 को, फिर भी देखेंगे कि जे का जिक्र कहीं नहीं है, तो निकलेगा आंसर? नहीं निकलेगा। आंसर होगा कि ना तो 1 से निकलने के लिए है
और ना ही 2, ये दोनों मिला करके भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? डायरेक्शन टेस्ट का। इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हुआ। ठीक है, ठीक। ये देखेंगे एकदम सिंपल है, एकदम पीटी लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि दिव्या वर्ष के किस महीना में जन्म लिया था। तो दिया हुआ है कि उसकी माता को ठीक से याद है कि दिव्या जून के बाद और सितंबर से पहले, तो जून के बाद और सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है? जुलाई, अगस्त। अब सेकंड डाटा में दिया गया है कि उसके पिता को ठीक से याद है कि वो मार्च के बाद और अगस्त से पहले। तो ये पहला डाटा है। सेकंड में दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो सेकंड में ये है। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, जुलाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों के डाटा को मर्ज करेंगे। पीटी लेवल का एग्जाम है का क्वेश्चन है, जो जब भी आप इंटर लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो इस तरीका का क्वेश्चन पूछेगा। ये भी वही है, इंटर लेवल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भी देखेंगे कि पूछ रहा है कि कौन सा बैग सबसे भारी है। तो यहां पे देखेंगे Q जो है वो R और S से भारी है, और दिया हुआ है कि T जो है वो केवल P से भारी है। मतलब हो गया कि P सबसे T जो है वो केवल P से भारी है, मतलब P हो गया सबसे हल्का, और T जो है केवल इससे भारी है, ऊपर है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि Q जो है R और S से भारी है। Q जो होगा वो R और S से भारी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा बैग सबसे भारी है। कितना है? 5। तो 1 2 3 4 5। आंसर क्या निकला? क्यों? पहला डाटा से। सेकंड में देखेंगे, दिया हुआ है कि केवल 3 बैग जो है वो R से हल्का है। R से हल्का हो गया 3 बैग, जो भी होगा। आगे दिया हुआ है कि Q का भार जो है वो 50 किलो है, जो बैग R से 2 किलो अधिक है। R से अधिक है Q, R का 50 तो Q का 52। टोटल कितना बैग है? 5। तो 1 2 3 4 5। सेकंड से भी आंसर निकला। आंसर क्या होगा कि 1 से भी आंसर आएगा और 2 से भी आंसर आएगा, दोनों से अपना अपना आंसर आएगा। ठीक है, आगे ये भी इंटर लेवल का ही है। नेक्स्ट, इसको तो बताने का कोई जरूरत नहीं है।
ये भी यही वही पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन है। ये है लास्ट क्वेश्चन डीएस का। इसके बाद डीएस जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है कि सोमवार से आरंभ होकर के सप्ताह के किस दिन जो है वो सुरेश जो है वो चेन्नई गया। तो सबसे पहला में ये दिया हुआ है कि सुरेश ने बुधवार को छुट्टी ली। तो जब अगर वो बुधवार को छुट्टी ली, इससे ये कंफर्म होता है कि वो बुधवार को चेन्नई गया? नहीं। तो मतलब पहला डाटा से नहीं। सेकेंड में देखेंगे कि दिया हुआ है कि जिस दिन सुरेश की माता उसके घर पे आई वो उसके अगले दिन चेन्नई गया। तो ये तो फिक्स हो गया कि चेन्नई गया, लेकिन कौन सा दिन गया ये तो नहीं मालूम चला, सोम मंगल बुध कौन सा दिन, तो ये भी नहीं। अब तीसरा में दिया हुआ है कि सुरेश की माता जो है वो सुरेश के घर ना तो सोमवार को आई ना ही गुरुवार को, इससे भी कोई मतलब है नहीं, तो ये भी नहीं। अब 1 और 2 को अगर हम मर्ज करेंगे तो क्या 1 और 2 को मर्ज करने के बाद भी ये मालूम चल रहा है कि सुरेश किस दिन चेन्नई गया? नहीं। अब सेकेंड और थर्ड को मर्ज करेंगे तो ये तो मालूम हो गया कि सुरेश की माता जो है सोमवार और गुरुवार को नहीं है, तो इसके अलावा जो है मंगल बुधवार शुक्रवार शनिवार किसी भी दिन आई होगी, तो इससे भी फिक्स आंसर नहीं निकला सेकेंड और थर्ड से। 1 और 3 को मिलाएंगे तो 1 और 3 में दिया हुआ है कि सुरेश बुधवार को छुट्टी लिया, और थर्ड में दिया हुआ कि उसके माता जो है वह सोमवार को और गुरुवार को नहीं है। इस दोनों से भी नहीं मालूम चल रहा है कि किस दिन चेन्नई गए। अब तीनों को मिलाएंगे 2 और 3, तो देखेंगे कि सोम मंगल गुरु शुक्र शनिवार रवि दिया हुआ है कि सुरेश बुधवार को छुट्टी लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे दिया हुआ है कि जिस दिन सुरेश की माता उसके घर पे आई वो उसके अगले दिन चेन्नई गया, और सुरेश की माता जो है सुरेश का घर ना तो सोमवार को आई और ना ही गुरुवार। अब क्या ये तीनों डाटा को मिला करके भी मालूम चला कि सुरेश कब चेन्नई गया? नहीं मालूम चला। तो आंसर होगा कि 1 2 3, ये तीनों मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इतना डीएस पे काम कर लीजिएगा तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। हम दोनों टाइप बता दिए हैं कि 2 डाटा दिया रहेगा तब कैसे बनाएंगे, 3 डाटा दिया रहेगा उस समय में कितना बनाएंगे। अब इसके अलावा डीएस का जो भी पीडीएफ भेजे हैं अगर उस पूरे पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना पे काम कीजिएगा, अगर काम नहीं कीजिएगा घर पे प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर वही बात है कि दिक्कत तो रहेगा ही। इतना भी क्लास कीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही डीएस का रहने दीजिए, इसके अलावा घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछिएगा, हम उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, लेकिन पूछिएगा नहीं ये भी कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।